फाइनली वही हुआ जिसका मेरे को डर था। मार्केट में वापस से ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर आ गया और निफ्टी बैंक अब लाल निशान में आ चुका है। 250 पॉइंट बढ़ा हुआ बैंक निफ्टी लाल निशान में वापस आ गया और विक्स अभी भी .5% ऊपर है। इसलिए मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि थोड़ा रुको, अभी लेंटर कच्चा है, थोड़ा पक्का हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या होगा। खैर, इस तरह के जो वाइल्ड स्विंग्स चल रहे हो मार्केट के अंदर और मार्केट कुछ मैक्रो से भी जूझ रहा हो, तो आपको अभय अग्रवाल की रणनीति ज़रूर समझनी चाहिए या उनकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेना चाहिए। आज हमारे साथ वापस से जुड़े हैं अभय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम इम्पॉर्टेंट जंक्शन पर हैं मार्केट के और इस जंक्शन पे आपके इंटेलिजेंस की हमको ज़रूरत है। दो तीन चीज़ें हुई हैं बाज़ार में, आप खुद उससे अच्छे से जानते हैं। पहला तो एफआईज का फ्लो थोड़ा लैकलस्टर हुआ है, वैल्यूएशन का जो ओवर कंसर्न था वो थोड़ा सेटल्ड हुआ है। दूसरा, इलेक्शन जैसा प्रॉपर मैंडेट आया इस बार, तो बहुत सारी चीज़, बहुत सारे मैक्रो पॉइंट्स फटाफट से कुछ एक छोटे स्पैन में ही आ रहे हैं। मार्केट इन सबको डाइजेस्ट कर रहा है, शायद लंबा रेस बाद में दिखाएगा। आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है सर ओवरऑल मार्केट्स पे? जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और सारे दर्शकों को। गुड मॉर्निंग। आपकी बात एकदम ठीक है कि एक मार्केट को दो पॉजिटिव चीजें हुई हैं पिछले 1.5-2 महीने में, कि जो करेक्शन हुआ है मार्केट में, रिकवरी भी हुई है, पर जो करेक्शन चल रहा है मार्केट में ओवरऑल लेवल पे मैं कहूंगा वैल्यूएशन का थोड़ा प्रेशर कम हुआ है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो मार्केट की उम्मीद से बेहतर थे और एक इन्वेस्टर्स में एक एक्सपेक्टेशन है कि इस स्ट्रॉन्ग क्लियर मैंडेट से अब ये सरकार के पास पूरा पावर है कि रिफॉर्म एजेंडा ड्राइव करें। पर एट द सेम टाइम जो एफपीआई की सेलिंग वो इसलिए है डिम्पी, क्योंकि अभी भी एक वेट एंड वॉच है एफपीआई का कि जब अर्निंग्स में रिकवरी होगी, जब क्वार्टरली अर्निंग्स कंजम्पशन ग्रोथ वापस आएगा, तो एक मौका बनेगा वापस आने का। मैं उनके इस अप्रोच से अग्री नहीं करता हूं, बिकॉज मुझे लगता है इंडिया एक बहुत ही वाइब्रेंट मार्केट है और इस तरह के जो करेक्शंस हैं, जो साइडवेज भी करेक्शन चलता है, टाइम करेक्शन चलता है मार्केट में, वो एक इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा मौका भी देता है कि जब बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, सोच रहे हैं अभी एलोकेट करें ना करें, और उस समय अपना रिसर्च करके और अच्छे स्टॉक्स पिक करें, तो फिर जब मार्केट में वापस तेज रिकवरी आती है तो उसी वही वही पोर्टफोलियोज फिर आउट परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय इन्वेस्टर्स को एकदम शॉर्ट टर्म फोकस ना रख के, ये ना सोच के कि आज मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया, अब 300 पॉइंट गिर गया, इस पे ज्यादा ध्यान ना दे, बल्कि ये ध्यान दे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या इमर्ज कर रही है। बिकॉज इंडिया एक ऐसा मार्केट जो हमको 5, 10, 15, 20 साल तक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देगा और हम यहाँ पे हैं। एफपीआई का वो डिसएडवांटेज है कि वो ऑन ग्राउंड नहीं है। एज ए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमारा ये एडवांटेज है, तो इसका पूरा फायदा उठाए इन्वेस्टर्स। मेरा मेरा ये सुझाव रहेगा। मार्केट्स में ये तेजी मंदी तो रोज की होती ही रहेगी डिम्पी। ऑलराइट, नमस्कार अभय, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस गिरावट में आपने भी कुछ फ्रेश आइडियाज़ पे काम किया होगा और साथ ही कुछ नए एडिशंस भी किए होंगे। तो अभय, कोई इंटरेस्टिंग थीम्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे जहाँ पर आपका रुझान है फिलहाल? जी सृष्टि, देखिए, हमको 3 सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं काफी समय से और उसमें पोजीशंस भी बनाई हैं। अगर मैं कोई स्टॉक का नाम लूं तो कोई मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो में क्या है उसी की बात करेंगे। तो 3 सेक्टर जो है, एक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, जेनरिक एक्सपोर्ट्स, लार्ज कंपनीज हैं उसमें, हमने देखा आउट परफॉर्मेंस सबने ही किया है। आप दिवीज देख लें, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सन फार्मा, इन सब ने मार्केट का आउट परफॉर्म किया है और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये आउट परफॉर्मेंस अगले 2-3 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि इन कंपनीज ने ऑपरेशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है अपना। और जिस तरह से यूएस चाइना के रिलेशनशिप्स हैं, यूएस एक ओपन कर रहा है एफडीए इंडियन कंपनीज के लिए यूएस मार्केट एक्सेस करना, तो ये बहुत बड़ी थीम है और ये प्ले आउट होती रहेगी। मुझे लगता है कि जो इंडियन फार्मा आउटसोर्स्ड जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीडीएमओ प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ओवर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। दूसरा स्पेस है एक इंश्योरेंस का, जो मुझे लगता है सरकार का, आईआरडीआई का फोकस एरिया नहीं था काफी समय से, अब थोड़ा बदल रहा है। अभी भी काफी उसमें हो सकता है सरकार की तरफ से सपोर्ट, और मुझे लगता है आएगा। तो उसमें जो भी हमारे लीडर स्टॉक्स हैं इंश्योरेंस में, कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है, ज्यादा नए प्लेयर्स नहीं आ सकते अभी, तो एक इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है। तीसरा एक है
जो डोमेस्टिक सीडीएमओ है ये थोड़ा मिड और स्मॉल कैप है सृष्टि। सो इसमें ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं जैसे विंडलास बायोटेक है, इनोवा कैप्टैब, एकुम्स, और ये एक बड़ा स्पेस बनेगा क्योंकि सरकार का फोकस है कि जो अब छोटे डोमेस्टिक प्लेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को निकाल के उनकी जगह बड़े प्लेयर्स को प्रेफरेंस दी जाए जो डोमेस्टिक मार्केट का केटर करें। तो ये 3-4 अच्छे सेक्टर्स हैं, और एक एग्रोकेम है, मुझे लगता है कि वो एवरग्रीन सेक्टर है जो अगले 4-5 साल तक अब रिटर्न्स बना के देगा। उसमें भी छोटी कंपनीज हैं, शारदा क्रॉपकेम है, धानुका है, इस तरह की कंपनीज ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 5-6 साल में, तो इन सबको फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ऐसे सेक्टर्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए जहां पे आपको मल्टी बैगर्स मिलेंगे अगले 2-3 साल में। तो गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। कंजम्पशन स्टोरी पिछले 1-2 क्वार्टर से काफ़ी चैलेंजिंग रही है और इन्वेंट्री बिल्टअप एक ऐसी परेशानी है जिससे कई सारे स्पेसेस जूझ रहे हैं, जस्ट लाइक पेंट, टाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल स्पेस। लेकिन क्या नए साल की डिमांड और ईयर एंड सेल्स से क्या ये स्थिति ठीक होती हुई दिखेगी? क्योंकि वैसे ही इन्वेंट्री बिल्टअप पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और डीलर्स जो हैं ऑलरेडी स्टॉक पर बैठे हुए हैं, तो क्या सिनेरियोज बदलते हुए दिखेंगे? यहाँ से भी आगे कंजम्पशन स्टोरी इसी तरफ वीकी रहेगी? मानसी गुड मॉर्निंग। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है कि इन्वेंट्री डीलर्स के पास कितनी है और उसकी वजह से कितना प्रेशर रहेगा ऑटो कंपनीज पे। मुझे लगता है कि हम उस प्रेशर के बीच की जोन में है अभी, क्योंकि ये प्रेशर हमने फेस्टिव सीजन से देखना शुरू कर दिया था, जहां पे थोड़ा एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच था ऑटो कंपनीज का, जो प्ले आउट नहीं हुआ। पर एक गुड न्यूज ये भी है मानसी कि हम देख रहे हैं अभी, जितना चैनल चेक्स कर रहे हैं, कि वो इन्वेंट्री थोड़ा प्राइस डिस्काउंट करके, प्राइस एडजस्टमेंट करके, थोड़ा इंसेंटिव्स देके वो इन्वेंट्री अब धीरे धीरे क्लीन अप हो रही है, और मुझे लगता है कि दिसंबर में काफी इन्वेंट्री क्लीन अप होगी। जनवरी फरवरी में मुझे लगता है कुछ बड़ी ऑटो कंपनीज हैं जैसे महिंद्रा, टाटाज और मारुति को थोड़ा हो सकता है प्लांट शटडाउन लेना पड़े, पर उसके बारे में वो कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगले मार्च तक इन्वेंट्री की जो पोजीशन है वो काफी नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड वापस आई है थोड़ी अर्ली स्टेजेस में। तो ऐसा नहीं है कि लोग गाड़ियां नहीं ले रहे हैं, इंक्वायरीज भी वापस आई हैं, थोड़े न्यू लॉन्चेस रुकेंगे। पर मुझे लगता है जो आपकी जो बड़ा सवाल है कि क्या इन्वेंट्री का प्रेशर रहेगा या क्लियर अप हो जाएगा, मुझे लगता है भाई मार्च स्टेटस को जैसे पुराना होता है 30-40 दिन की इन्वेंट्री 80 दिन की है अभी, वो 30-40 दिन तक आ जाएगी वो। तो आई थिंक वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा ऑटो स्टॉक्स के लिए। ठीक है अभय। अब अभय, एक जो चीज़ और थोड़ा मार्केट में समझनी थी आपसे, जैसे सभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो नई कैलकुलेशंस हैं वो स्लाइटली फार्मास्यूटिकल, स्लाइटली आईटी फेवर्ड हैं। आप कितना मानते हो कि आईटी और फार्मा एक अच्छा रोल प्ले करेंगे स्टेबिलिटी के अंदर भी और ग्रोथ के अंदर भी? देखिए डिम्पी, दोनों जो है सेगमेंट्स, आई थिंक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, तो डोमेस्टिक वीकनेस, अगर कंजम्पशन वीकनेस है तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। पर एट द सेम टाइम दोनों के अभी जो नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट हैं डिम्पी। जो आईटी इंडस्ट्री पे मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जो गाइडेंस है मैनेजमेंट की वो अभी भी 2-3% के ग्रोथ की है, और वो चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि वाइल यूएस मार्केट में पिकअप है डिमांड का, वो काफी कुछ जा रहा है नए न्यू एज कंपनीज की जो जनरेटिव एआई और एआई बेस्ड टूल्स लेके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और जो हमारी कंपनीज हैं जो अभी भी टाइम एंड मटेरियल मॉडल पे फोकस करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्राइसिंग पे फोकस करते हैं, वो प्रेशर में है, और वो प्रेशर दिख रहा है हमें क्योंकि जो न्यू हेडकाउंट एडिशन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है या नेगेटिव है। तो अगर ये कंपनीज नए लोगों को हायर नहीं कर रही है तो इसका मतलब यही है कि नया बिजनेस नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनीज अगले 2-3 साल में भी 2 से 5% से ज्यादा ग्रोथ दिखा पाएंगी। पर एक डिफेंसिव प्ले है, उतना ही उसकी वैल्यू है। फार्मा ऑन द अदर साइड एक बहुत ही बड़े डायनामिक डिमांड एनवायरनमेंट में है, प्राइसिंग प्रेशर भी वापस आया है। तो मुझे लगता है कि ये इंडियन फार्मा कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी आईटी कंपनीज को। आई थिंक आईटी कंपनीज में इन्वेस्टर्स को मौके मिलेंगे ऐड करने के, अभी जल्दी ऐड करने की कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से।
तो फिलहाल इतना जल्दी याद नहीं करना है, पर अभय आने वाले 1 से 2 महीने में हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती हुई नजर आएगी यूएस में। अभी वहाँ पे टैरिफ लगाने की भी बातें हो रही हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी बड़ी पिक्चर को अभय? भारत के लिहाज से कहाँ पर है अपॉर्चुनिटी सेक्टर वाइज? क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि इस नए सरकार के रजीम में बेनिफिट करेगा? फार्मा और आईटी की तो हमने बात की ही, बट इसके अलावा कोई और सेक्टर जो कि आप ट्रैक कर रहे हो? जी देखिए, मुझे लगता है डिफेंस स्पेस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि जो अभी तक हमारे ग्रोथ दिखा है वो हमारे जो पीएसयू कंपनीज हैं डिफेंस और स्पेस सेक्टर में, वो उन्होंने अपनी इंटरनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थ्रू अचीव किया है। पर एक अभी भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी गैप है सृष्टि, जो यूएस कंपनीज और इंडियन कंपनीज के बीच में है। और यूएस कंपनीज ने काफी एम्बार्गो लगाया हुआ है अपनी डिफेंस और स्पेस टेक कंपनीज पे, जहां पे वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे भी तो नहीं कर सकते, तो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार का है ऑलरेडी फोकस है, और वो फोकस बढ़ेगा कि ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए और ऐसे इंसेंटिवाइज करें यूएस कंपनीज को और यूएस गवर्नमेंट को कि वो एम्बार्गो इंडिया के लिए खोलें। तो उससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि काफी यूएस कंपनीज का जॉइंट वेंचर्स कोलैबोरेशंस होंगे इंडिया में इंडियन कंपनीज के साथ, जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और डिफेंस का जो मार्केट है वो और ओपन होगा। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा स्पेस है जो इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना चाहिए। डिफेंस और स्पेस टेक और सेमीकंडक्टर, ये 3 स्पेसेस हैं जो मुझे लगता है ट्रम्प गवर्नमेंट के आने के बाद इंडिया में पिकअप होंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर पूरे सिनेरियोस पर अपना फंडामेंटल आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। थैंक यू।